हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, एडिटोरिया के द्वारा बिहार दरोगा के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आ गई है, जिसमें कुल 15 सेट दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वॉल्यूम 1 अगर नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, ये कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप लोग जाकर देखिए। और आज जो हम लोग इस वीडियो में वॉल्यूम 2 का सेट 6 करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर दोस्तों 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन देखिए, इसमें दिया गया है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। तो ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका गलत दिया गया है। मेघालय के पठार पर दोस्तों अगर हम बात करें तो कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। तो ये कथन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे देखिए, कथन 3 में दिया गया है मेघालय के पठार पर स्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और वहाँ यहाँ जो है वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो ये आपका सही दिया गया है। तो 1 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 2 यहाँ पर गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है मेघालय के पठार की तरह हमें छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय का पठार भी कोयला, लोहा, सिलेमेनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों से भरा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी की सहायक नदी है दोस्तों हेमावती नदी, अर्कावती नदी, अमरावती नदी। लेकिन दोस्तों इंद्रावती नदी जो है ये आपका कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। दोस्तों ये कम क्यों हो जाती है? क्योंकि पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर जो है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर आपका पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर कम हो जाती है, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सही कथन को चुनना है। 3 कथन यहाँ पर दिया गया है। पहला कथन देखिए क्या कहा जा रहा है। हिमनद मिट्टी और हिमोड़ हिमोड़ के जमाव को इसको करेवा कहा जाता है। तो हिमनद मिट्टी और हिमोड़ के जमाव को करेवा कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। तो ये कथन भी सही कहा जा रहा है दोस्तों कि उच्च क्षेत्र जो होते हैं, हाई डेंसिटी वाले एरिया जो है आपका हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया, वहां पर जो है ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा जा रहा है यहाँ पर। द्वार स्थलाकृतियां चाय बागानों के लिए विकास के लिए दोस्तों ये जानी जाती है, द्वार स्थलाकृतियां। तो ये कथन भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसमें दोस्तों तीनों कथन आपका सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता उपलब्धता के लिए जो आपका निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है यह क्षेत्र। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ पे है? तो ये आपका गुजरात में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम की व्यवस्था में दोस्तों आपको सजाना है। तो पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पहले आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर गारो, खासी, जयंतिया और नागा। गारो, खासी, जयंतिया और नागा हो जाएगा दोस्तों। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ का दोस्तों है जनजाति? गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय की जनजाति है और नागा जनजाति नागालैंड की है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है। दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सही कथन पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन इसमें दिया गया है भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है। दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट अंतर जो है न्यूनतम होता है और उससे दूर हो जाते हुए
अंतर बढ़ता जाता है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। पहला ही कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो इजराइल के साथ कौन कौन सा देश दोस्तों सीमा साझा करता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। इजराइल की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो इजराइल का राजधानी आपका हो जाएगा जेरूसलम। क्या हो जाएगा? जेरूसलम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। सुमेलित करने के लिए दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत दिया गया है दोस्तों, प्रायद्वीपीय और भौगोलिक स्थिति दिया गया है। प्रायद्वीपीय और भौगोलिक स्थिति में सुमेलित करना है। तो आपका देखिए पहले दिया गया है आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप का दोस्तों भौगोलिक स्थिति कहां पर है? तो ये आपका बिस्के की खाड़ी के पास में है दोस्तों। कहां पे है? बिस्के की खाड़ी के पास में है, तो इसका पहला ही हो जाएगा। बाल्कन प्रायद्वीप दोस्तों कहां पे है? काला सागर के पास है, तो ये भी सही है। कोयला प्रायद्वीप दोस्तों श्वेत सागर के पास है, ये भी सही है। और कोपियर्क प्रायद्वीप जो है ये आपका कारपेंटियारिया की खाड़ी के पास है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें जो है सभी कथन यहाँ पर सभी जो है पहले से सुमेलित ही था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। वायुमंडल की निम्नलिखित संघटक गैसों पर विचार कीजिए। आर्गन, नियोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से दोस्तों आपका अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है। तो ऑर्गन का प्रतिशत कितना है दोस्तों? ये आपका 0.93% है ऑर्गन का, 0.93%। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 0.038%। हीलियम का कितना है? हीलियम का आपका हो जाएगा दोस्तों, हीलियम का हो जाएगा 0.0005%। और आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों 0.038 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। नियोन का जो है ये नियोन का आपका हो जाएगा 0.0018%। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 4 2 3 जो है 1 4 2 3 1 4 2 3। यहाँ पर दोस्तों अवरोही क्रम में घटते क्रम में हो जाएगा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हीलियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों दिया गया है कि सुमेलित करना है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विभिन्न नाम और देश का नाम दिया गया है दोस्तों। तो विली विलीज उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों। ये किस देश में चलती है? विली विलीज चक्रवाती है आपका जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये टाइफू ये दोस्तों कहां पर चलती है? ये जापान में चलती है। बागुइयो दोस्तों कहां पर चलती है? फिलीपींस में चलती है बागुइयो। और हरिकेन जो है यूएसए में चलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 2 3 1 4 दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 3 1 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है देश और राजधानी दिया गया है। तो लेबनान की राजधानी आपको दोस्तों पता होगा बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, तो ये भी आपका सही दिया गया है। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है, ये भी सही दिया गया है। और जर्मनी का बर्लिन है, तो ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ पर पहले से सुमेलित था सभी 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। पूछा जा रहा है दोस्तों कि उपयुक्त में से कौन से प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है दोस्तों ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन नहीं होगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों 3 और 4। यहाँ पर तो आपका गलत दिया गया है। 3 और 4 जो है अम्ल वर्षा, भू-स्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाकी अगर हम बात करें आपका तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों दोस्तों प्राथमिक आपका प्रदूषक में आएंगे। तो 3 और 4 यहाँ पर गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। तो दोस्तों कौन सा पक्षी है यहाँ पर
जो IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। तो ये पक्षी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा श्वेत उदर बगुला, श्वेत उदर बगुला, बंगाल का दोस्तों फ्लोरिकन और स्पून बिल्ड सेंड पाइपर, क्या हो जाएगा सेंड पाइपर। तो 1 2 3 यहाँ पर सभी, यहाँ पर दोस्तों ये सभी पक्षियों जो है आपका, ये सभी पक्षियां IUCN के अनुसार लाल सूची में रखा गया है और गंभीर रूप से ये संकटग्रस्त है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया गया है अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में मिला है दोस्तों। तो अशोक का जो लेख मिला है दोस्तों कांधार से, ये आपका यूनानी और अरमाइक लिपि में मिला है, यूनानी और अरमाइक लिपि में मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक भिन्न 2 लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। अगर हम दोस्तों बात करें, अशोक ने कुल 33 अभिलेखों को मौर्य युग के स्तंभों, शिलाखंडों और गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान, नेपाल के क्षेत्रों में फैले हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। यहाँ दोस्तों दिया गया है सूची 1 तथा सूची 2 में सुमेलित करें। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया गया है और नदी जिस नदी पर अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हड़प्पा जो आपका रावी नदी के किनारे है, ये कई बार हम पढ़ा चुके हैं, कई बार आपका जो है कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है आपका कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे है और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। तो ये दोस्तों आपका पहले से सुमेलित दिया गया था, 1 2 3 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों बात करें तो बनवाली जो आपका ये हरियाणा में है बनवाली, और ये कहाँ पर है धौलावीरा, धौलावीरा दोस्तों यहाँ पर गुजरात में है। ये कई बार पूछा गया दोस्तों, धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है। दिया गया है दोस्तों कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है दोस्तों। सदियों तक चली इस लड़ाई का क्या कारण था दोस्तों। तो इस लड़ाई का कारण था कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीनों राजवंश कन्नौज पर नियंत्रण के लिए सदियों तक संघर्ष कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि कन्नौज गंगा के उपजाऊ एवं साधन संपन्न क्षेत्र में अवस्थित था तथा कन्नौज की स्थिति सामरिक रूप से महत्वपूर्ण थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुआ था दोस्तों। कौन विजयी हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश इसमें विजयी हुआ था। जिस समय त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उस समय पाल वंश का शासक धर्मपाल था, जो संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सत्य कथन कौन सा है इसका पता लगाना है। पहला दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। मंगोल आक्रमण सर्वाधिक जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। और आगे दिया गया है कि अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह नगद वेतन देना तय कर दिया था, तो ये कथन भी सही दिया गया है। दोनों कथन यहाँ पर दोस्तों सही दिया गया है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता की जगह जो है नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है। शीत युद्ध मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच था दोस्तों। शीत युद्ध के नाम से जो है कौन सा युद्ध आपका प्रमुख है? ये आपका दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ है, जिसको आप रूस के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चल रहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 1947 से 1991 तक चला था। कब से कब तक था दोस्तों? 1947 से 1991 तक दोस्तों यह युद्ध चला था। यह शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, रसिया और अमेरिका के बीच में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है। 20 में दोस्तों दिया गया है कि चिनकिलीज खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चिनकिलीज खान के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि गलत कथन इसमें से कौन कौन है। तो पहला देखिए दिया गया है, वह औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था चिनकिलीज खान, तो बिल्कुल सही है। चिनकिलीज खान को निजामुल मुल्क की पदवी दी गई थी, तो यह भी सही कहा जा रहा है। चिनकिलीज खान ने आसफ जाही वंश की नींव डाली थी चिनकिलीज खान ने, तो ये भी सही कहा जा रहा है दोस्तों। इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा
नागा सन्यासी भी थे, तो ये कथन आपका गलत दिया गया है दोस्तों। चौथा कथन यहाँ पर केवल गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। तो बौद्ध संघ के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर दोस्तों सही नहीं दिया गया है, ये हमको पता करना है। पहला देखिए क्या दिया गया है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही दिया गया है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही दिया गया है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो ये दोस्तों आपका गलत दिया गया है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति नहीं होती थी, ये यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा जा रहा है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको पता होगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय थे, लेकिन यहाँ पर आपको गलत आंसर नहीं मारना है। राजा राम मोहन राय यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों, केशव चंद्र सेन थे। कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। 1866 ईस्वी में जो है इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। कब किया था, 1866 में। जबकि राजा राम मोहन राय ने दोस्तों, आपको पता होगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये 1828 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1828 ईस्वी में। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था आपका। सब लोग जो है, हमको लगता है 90% लोग यहाँ पर राजा राम मोहन राय टिक मार देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था। और अगर यहाँ पर केवल ब्रह्म समाज रहा था दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। 1828 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, 23 में दिया गया है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, तो फरवरी 1946 में हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था। इसमें मजदूरों एवं अन्य द्वारा उनका साथ दिया गया था। नाविकों तथा उसके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें मुंबई के करीब 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया था दोस्तों। तो 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाने का फैसला किया गया था। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। कांग्रेस का अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में ये दोस्तों भारत आया था। फरवरी 1928 में भारत आया था ये। तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है। तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया है दोस्तों, जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में किया गया था। ये बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल सही दिया गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, तो ये कथन भी सही दिया गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया था, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों।
ये कथन आपका यहाँ पर असत्य दिया गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे एक नए संघर्ष के तरीके से अपनाए गए थे, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जैसे आपका आंदोलन किया गया था, नया संघर्ष अपनाया गया था। तो यहाँ पर सी यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों, सी यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है दोस्तों, सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कथन देखिए इसमें दिया गया है, भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन जो है कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा कथन देखिए दिया गया है यहाँ पर कि लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, कार्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किया था, तो थानों की व्यवस्था कौन करेगा, कार्नवालिस ही करेगा। तो ये आपका गलत दिया गया है, डलहौजी नहीं होगा, कार्नवालिस ही होगा। तो इसमें राइट आंसर पूछा जा रहा था, तो केवल पहला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है। 28 में दिया गया दोस्तों कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई थी दोस्तों। तो इन सभी विद्यापीठों की स्थापना किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों किया गया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो ये आपका 19 से 21-22 के दौरान मान लीजिए ये आपका हुआ था दोस्तों। 1920 में वैसे शुरू हो गया था ये, लेकिन 1921-22 आपको याद रखना है। आपका जो है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहां पर किया गया है दोस्तों। तो तीस्ता प्रहार जो है ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहां पर हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीस्ता प्रहार अभ्यास जो है दोस्तों ये थल सेना द्वारा पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा जा रहा है, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। रेखा गुप्ता आपको पता होगा दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी भी महिला मुख्यमंत्री बन गई है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो सुषमा स्वराज जो है मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद अतिशी मार्लेना सिंह वहां की मुख्यमंत्री बनी थी। और रेखा गुप्ता जो है वर्तमान में वहां की मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली के सीट पर जो है दोस्तों, दिल्ली में आपका चौथी बार महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है रेखा गुप्ता को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है दोस्तों, लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों। लौह अयस्क के उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है लौह अयस्क के उत्पादन में पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों बात करें विश्व के कुछ प्रमुख खनिज उत्पादक देशों के नाम, जैसे कि आपका कोयला हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये चीन जो है दोस्तों, कोयला, ग्रेफाइट और सोना, तीन चीज आपको याद रखना है दोस्तों, कोयला, ग्रेफाइट और सोना। इसमें दोस्तों अग्रणी देश कौन सा है, प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो चीन इसमें प्रथम स्थान पे हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं मैग्नीज, क्रोमाइट और प्लेटिनम। मैग्नीज, क्रोमाइट और प्लेटिनम में दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका जो है शीर्ष स्थान पे है, पहले स्थान पे है। यूरेनियम उत्पादन में दोस्तों, यूरेनियम उत्पादन में कजाकिस्तान जो है आपका 1 नंबर में है, टॉप पर है। आगे अगर हम बात करें निकेल उत्पादन में जो है, निकेल खनिज उत्पादन में इंडोनेशिया आपका 1 नंबर में है। हीरा उत्पादन में रूस 1 नंबर पे है। चांदी उत्पादन में मेक्सिको 1 नंबर पे है। और कच्चा तेल के उत्पादन में अमेरिका 1 नंबर पे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस के रूप में माना जाता है। आपको पता होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में माना जाता है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि
विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो हुआ था दोस्तों, इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसका थीम क्या था दोस्तों? 2025 का जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो इसका दोस्तों विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो गेंदा फूल विकास योजना, गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया का अनुदान भी मुहैया करवाया जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें दोस्तों, इसके लिए 6,32,50,000 रुपया आवंटित किया गया है दोस्तों, आपका ये गेंदा फूल विकास योजना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों क्या दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है दोस्तों? जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो आपका हो जाएगा 6.3% का आपका दोस्तों वृद्धि दर लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.3% लगाया गया है। आगे चलते हैं। 35 में देखिए क्या दिया गया है। हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल का आपका यूज किया गया है दोस्तों? तो उम्मीद, ये उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यह पोर्टल भारत में वक्फ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो पारदर्शिता को बढ़ाना, शासन संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां पर लगाया गया है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है कहां पर लगाया गया है? नई दिल्ली में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है दोस्तों, भारत बन गया है। UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2025 के अनुसार भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। और ये दोस्तों कितना बताया गया है, ये आपका अप्रैल 2025 तक, कब तक दोस्तों? अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़, कितना? 146.39 करोड़ दोस्तों, ये आपका अनुमान लगाया गया है अप्रैल 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, विमान का नाम क्या था दोस्तों? इस विमान का नाम था आपका बोइंग 787-8। क्या था दोस्तों? बोइंग 787-8। ये आपका जो अहमदाबाद में दोस्तों एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटना हुआ था, इसका नाम क्या था? बोइंग 787-8 इसका नाम था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों दिया गया है कि ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बनने वाला है? ई वोटिंग के माध्यम से चुनाव कराने वाला पहला आपका राज्य बिहार बन गया है दोस्तों, बिहार बन गया है। ये आपको याद रखना है, पहली बार ई वोटिंग बिहार में यूज किया गया है, शुरू किया गया है बिहार में। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो 131वां स्थान रहा है दोस्तों। जेंडर गैप में जो है भारत का 131वां स्थान रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है। भारत ने ईरान में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए दोस्तों ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों बात करें कुछ अन्य आपका ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसे कि आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया था। ये भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के
जम्मू कश्मीर से आतंकियों को सफाया करने के लिए चलाया था दोस्तों। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया था। और अगर हम बात करें दोस्तों तो हैती से भारतीयों को निकालने के लिए, कहां से, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती। अगर हम ऑपरेशन कामधेनु की बात करें तो ऑपरेशन कामधेनु दोस्तों शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, स्वीडन में किया गया है। कहां पर किया गया है, स्वीडन में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें आपके वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो ज्ञानेश कुमार है दोस्तों। कौन है, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 में देखिए क्या कहा जा रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में दोस्तों किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है। तो ये आपका भारतीय नौसेना में किस पनडुब्बी को दोस्तों आपका शामिल किया गया है तो आईएनएस अरनाला को शामिल किया गया है। आईएनएस अरनाला को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है। तो ये कौन सा योजना हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 45 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ दोस्तों दिया गया है कि आपका सिमोना हालेप जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, सिमोना हालेप टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ की रहने वाली है, ये रोमानिया की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, रोमानिया की रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है दोस्तों कि पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों। ये दोस्तों पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों एससी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ये आपका जो है पीएम अजय योजना का उद्देश्य है, गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 47 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 4 राजनीतिक पार्टी दिया गया है और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल गया है दोस्तों, मान्यता प्राप्त हो चुका है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी, इसको जो है आपका मान्यता मिल गया है राष्ट्रीय दल का। केवल आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका दोस्तों ये आपका सभी गलत दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है दोस्तों, राष्ट्रीय दलों की संख्या कुल 6 है। कितना है, कुल 6 दल है। चलिए एक बार हम लोग सबको पढ़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये सभी 6 पार्टी यहाँ दोस्तों, ये 6 पार्टियां जो है आपका राष्ट्रीय दल की आपका मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 48 में क्या कहा जा रहा है, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवाद के संबंध में दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो सही कथन का पता लगाना है दोस्तों। तो पहला कथन देखिए दिया गया है, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। ये बिल्कुल सही है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। ये भी सही है। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की जरूरत है। तो ये भी कथन सही दिया गया है। इसमें दोस्तों तीनों कथन सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो गलत कथन देखिए यहाँ पर पता करना है। पहला दिया गया है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3रे भाग
और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों से हुआ है। तो ये दोस्तों सरासर गलत दिया गया है, बिल्कुल गलत दिया गया है। ये दोस्तों भाग 3 नहीं है, ये भाग 2 में दिया गया है दोस्तों। नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है ये अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है और आपका भाग 2 में दिया गया है। तो ये आपका मूल संविधान में दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है पहला ही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पर तीनों विकल्प आपका सही दिया गया है। चलिए एक बार तीनों कथन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण या किसी भूमि के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के नागरिकों को भी संरक्षित किया गया है। तो ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी आपका जो है दोस्तों ओल्गा टेलिस की जन याचिका ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था। तो ये भी आपका सही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार यहाँ पर दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जवाहरलाल नेहरू के विचार दिए गए हैं, 3 कथन दिया गया है और सत्य इसमें से क्या क्या है ये पता करना है। पहला देखिए दिया गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना। ये बिल्कुल दोस्तों सही दिया गया है। तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, तो ये भी सही दिया गया है। राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी, ये आपका गलत दिया गया है। यह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का विचार नहीं था। 3 यहाँ पर गलत दिया गया, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या कहा जा रहा है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों। ये दोस्तों केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास दोस्तों ये अधिकार है अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को निम्नलिखित 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपका संघ सूची, इस पे केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची, राज्य सरकार कानून बनाता है। और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा जा रहा है। 52 में दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका से संबंधित है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये आपका संबंधित है 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में ये हुआ था। आगे बात करें दोस्तों तो 1 जून 1993 को ये लागू किया गया था। इसके माध्यम से दोस्तों ये पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान हुआ था। दोस्तों ये पीवी नरसिम्हा राव इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे 1992 में। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है दोस्तों और सही कथन कौन सा है इसका हमें पता लगाना है। तो पहला देखिए दिया गया है संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही दिया गया है। संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधित कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता हो। तो ये बिल्कुल आपका सही कथन दिया गया है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचा विशेषता का सिद्धांत जो है आपका केशवानंद भारती मुकदमे से आपका निर्णय दिया था। तो ये कथन भी सही दिया गया है दोस्तों। दोनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती का विवाद दोस्तों कब हुआ था? 1973 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1973 में आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये विवाद हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है आपका संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में अब क्या कहा जा रहा है। संविधान की उद्देशिका में प्रस्तुत निम्नलिखित शब्दों में से सही क्रम आपका क्या है दोस्तों ये बताना है। उद्देशिका दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है।
उद्देशिका किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक और प्रभुत्व संपन्न। तो इसको दोस्तों आपका क्रमवार तरीके से लगाना है। तो भारत की संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त होने वाले जो आपके शब्दावली दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही क्रम हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा जा रहा है? संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के गठन से संबंधित यहाँ पर दोस्तों 2 कथन दिया गया है और असत्य कथन का पता लगाना है। तो पहला कथन देखिए दिया गया है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था 1934 में। तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, ये भी इसमें सही दिया गया है। तो इसमें असत्य कथन पूछा जा रहा था, असत्य कथन कौन सा है? तो दोनों सत्य कथन दिया गया है, मतलब कोई भी असत्य कथन यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों अनुच्छेद 22 से संबंधित यहाँ पर कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन देखिए इसमें दिया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ये भी सही कहा जा रहा है। गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा के निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ये भी सही कहा जा रहा है दोस्तों। आगे दिया गया है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो इस मामले की 1 माह के भीतर एक आपका परामर्शदात्री बोर्ड के सम्मुख रखना होगा। ये आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों गलत दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा जा रहा है? 57 में दोस्तों दिया गया है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव समिति द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों किस वर्ष किया गया था? वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव के द्वारा किस वर्ष किया गया था? ये 1931 में किया गया था दोस्तों, 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है दोस्तों सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप होता है। दोस्तों सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप होता है आपका M1। M1 जो है दोस्तों सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। सबसे व्यापक मुद्रा किसको कहा जाता है दोस्तों? सबसे व्यापक मुद्रा का रूप होता है M3। M3 जो है सबसे व्यापक मुद्रा का रूप होता है। और अगर हम बात करें दोस्तों आपका M1 की तरलता M3 की तुलना में सर्वाधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। 59 में देखिए क्या दिया गया है? फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। किस देश से संबंधित है ये फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक? जर्मनी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो लघु उद्योग से है। करवे समिति से संबंधित आपका प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। करवे समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से यह संबंधित है। 1955 में इसका गठन किया गया था। आगे चलते हैं। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1969 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत 1969 में शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो ये आपका बजट जो है आपका 2017-18 में दोस्तों पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड योजना को जो है 2017-18 में पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन आवश्यक है?
तो क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और जल भी आवश्यक है। तो ये दोस्तों सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी दोस्तों आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 64 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर सही कथन कौन सा है ये आपको पता करना है। तो पहला दिया गया है आपका, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। रेशम फाइबर रेशे को प्रोटीन से बने होते हैं दोस्तों, ये आपका रेशम का फाइबर जो है, ये रेशा जो है प्रोटीन से बना होता है, ये भी सही कहा जा रहा है। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी सही कहा जा रहा है। इसमें दोस्तों तीनों कथन आपका सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में देखिए दोस्तों सुमेलित करने के लिए दिया गया है, अम्ल का नाम दिया गया है और ये किसमें पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो अम्ल का नाम और ये किसमें पाया जाता है ये दोस्तों पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका फॉर्मिक अम्ल दिया गया है दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी की डंक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, चींटी की डंक में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये किसमें पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका चूना का पानी में पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ये इमली अंगूर कच्चे आम, किसमें, इमली अंगूर कच्चे आम में यह टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये साबुन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है दोस्तों और सही कथन कौन सा है ये पता लगाना है। तो यहाँ पर पहला कथन देखिए दिया गया है, पहला कथन इसमें दिया गया है कि सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। तो ये दोस्तों आपका गलत दिया गया है, ये क्या हो जाएगा आपका गलत दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आकार में छोटी होती है और यूकैरियोटिक जो है आकार में बड़ी होती है, तो ये उल्टा दिया गया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। आगे देखिए कथन नंबर 2 में दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति होती है दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही कहा जा रहा है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये कथन जो आपका बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तीसरा नंबर कथन में दिया गया दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है, तो ये आपका सही कहा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है सही कौन सा है, तो 2 और 3 इसमें दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 67 में, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। जैव विकास की अवधारणा से कौन संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन जो आपका जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है दोस्तों दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सा पुस्तक है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है और जैव विकास की अवधारणा से ये संबंधित पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और 68 में देखिए क्या कहा जा रहा है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, फाइलम दिया गया है और विशेषता दिया गया है। तो पहला देखिए यहाँ पर दिया गया है एनिलिडा। एनिलिडा का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विशेषता क्या है इसका, वास्तविक देह गुहा, क्या हो जाएगा, एनिलिडा का हो जाएगा वास्तविक देह गुहा होता है। आर्थ्रोपोडा का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। मोलस्का का हो जाएगा दोस्तों खुला संवहनी तंत्र होता है इसमें। और इकाइनोडर्मेटा का होता है आपका त्वचा कीट कांटों से आच्छादित होता है। तो 1 2 3 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए दिया गया है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सही कथन कौन सा है ये पूछा जा रहा है। 3 कथन दिया गया है। पहला कथन देखिए क्या कहा जा रहा है, पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाता है। आगे दिया गया है स्त्रीकेसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, तो ये भी सही दिया गया है। आगे दिया गया है दोस्तों कि परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र का पर स्थानांतरण आपका स्वपरागन, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण
परागण कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण परागण होता है तो ये आपका होता है दोस्तों परागकण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या कहा जा रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों सही कथन पूछा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है पहला कथन जो है यहाँ पर दिया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता नहीं होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ऊर्जा की अनिवार्यता जो है होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। ये दोस्तों यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। आगे देखिए दिया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों मुख्यतः राइजोबियम से होता है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ये भी आपका सही दिया गया है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में दोस्तों दिया गया है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की आवृत्ति द्वारा ये निर्धारित किया जाता है ध्वनि की तीक्ष्णता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो धनात्मक रूप से कौन सा आवेशित कण है दोस्तों? तो आपका अल्फा कण जो है, अल्फा किरण जो है दोस्तों ये आपका धनात्मक रूप से आपका हो जाएगा। ये पॉजिटिव होता है दोस्तों। रेडियोधर्मिक तत्वों में पॉजिटिव होता है। बाकी अगर हम बात करें कैथोड किरण, बीटा किरण, ये सभी जो आपका ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है दोस्तों यदि धरती की घूमने की गति जो है घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन दोस्तों कितना हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो आपका घट जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति जो है बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 74 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया गया है दोस्तों 1.403 किलो ओम दिया गया है दोस्तों। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम दिया गया है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे प्रतिरोध का मान हो जाएगा 4.70 किलो ओम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 75 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका कितना हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या करना था आपको? इसमें आपका ट्रिक होता है एक। इसमें दोस्तों फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? ये आपका होता है फ़ारेनहाइट बराबर एफ माइनस कितना होता है दोस्तों? एफ माइनस 32 बाई 180। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? ये आपका 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम आपका हो जाएगा। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य सीमा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है दोस्तों सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पॉलिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा घिसेगा, वो घिसेगा तो उसका वजन जो है वास्तविक से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में दोस्तों दिया गया है आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो आदर्श ईंधन के बारे में गलत कथन कौन सा है दोस्तों? पहला देखिए दिया गया यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। यह ऐसे गैसों या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये भी सही दिया गया है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। ये भी सही दिया गया है। इसमें ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अधिक होता है। तो ये गलत दिया गया है दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों आपका ऊष्मीय मान अधिक होता है और ज्वलन ताप जो है निम्न होता है। ये उल्टा दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा यहाँ पर।
चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा जा रहा है, जब कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है, जब कमरे में छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है दोस्तों, तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिसके किरण का मार्ग दिखाई देता है दोस्तों, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है दोस्तों, ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दिया गया है। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है उपयुक्त हार्मोनों में से कौन सा जंतुओं में लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है। तो ये दोस्तों कौन सा करता है, ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेनलिन हार्मोन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य को बढ़ाता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। तो तरंगदैर्घ्य को बढ़ाता हुआ कौन सा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, रेडियो तरंग, अवरक्त तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो सबसे पहले आपका रेडियो तरंग हो जाएगा दोस्तों, रेडियो तरंग के बाद अवरक्त तरंग, एक्स किरण और गामा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम आपका दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 में। 82 में दिया गया है दोस्तों कि एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर दोस्तों गलत दिया गया है, ये पता करना है। पहला इसमें दिया गया है कि एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, ये आपका दोस्तों गलत दिया गया है। पहला ही कथन आपका गलत दिया गया है, एस्पिरिन नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, ये गलत दिया गया है दोस्तों। एस्पिरिन तथा आपका पैरासीटामोल नॉन नारकोटिक वर्ग के पीड़ाहारी हैं दोस्तों। ये जो है नॉन नारकोटिक होता है, नारकोटिक नहीं नॉन नारकोटिक होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यह प्रभावी दर्द निवारक होता है, ये बिल्कुल सही है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ये भी सही है। यह तंत्रिकीय सक्रिय औषध है, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में दोस्तों दिया गया है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह दोस्तों 2023 में शामिल किया गया था। शांति निकेतन को कब शामिल किया गया था, 2023 में शामिल किया गया था। लाल किला को कब दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, 2007 में। पश्चिमी घाट को 2012 में, रानी की वाव को 2014 में, नालंदा विहार को 2016 में, महाबोधि मंदिर को 2002 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को 2016 में, धौलावीरा को 2021 में। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है गिरी, नग, अद्री, भूधर। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपका भूधर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 में दिया गया है दोस्तों कि जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज डैश देन एक्यूरेट। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका मोर फास्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मोर फास्ट यहाँ पर हो जाएगा। जोफ्रा आर्चर द इंग्लैंड फास्ट बॉलर इज मोर फास्ट देन एक्यूरेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 में। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था। ये आपका 1992 में शुरू किया गया था दोस्तों। कब शुरू किया गया था, 1992 में। और एड्स दिवस दोस्तों किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है दोस्तों, सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक दोस्तों कौन हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा एच कार्मलिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कामेरलिंग हो जाएगा, एच कामेरलिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है दोस्तों, रुडोल्फ हो जाएंगे। गैस इंजन का आविष्कारक आपका डेमलर हो जाएंगे। आगे बात करें दोस्तों तो एलईडी के कौन हो जाएंगे दोस्तों, निक होलोनिक जूनियर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों दिया गया है 88 में हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों। तो हे राम जो दिया गया है दोस्तों, हे राम अरे हरे, ये जो होता है दोस्तों, ये आपका जो है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जो यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, ये संबोधक कारक का उदाहरण है दोस्तों, संबोधन कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या दिया गया है,
यहाँ दिया गया दोस्तों, फॉर्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, वन वर्ड इसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों एबोलिश। क्या हो जाएगा, एबोलिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबोलिश मतलब होता है उन्मूलन करना। क्या होता है, उन्मूलन करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य यहाँ पर दोस्तों अशुद्ध रूप से लिखा गया है। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ, ये दोस्तों अशुद्ध रूप से लिखा गया है। आगे बात करें, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, यह भी सही लिखा गया है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, यह भी सही लिखा गया है। मुझे भारी दुख हुआ, यह दोस्तों अशुद्ध रूप से लिखा गया है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या हो जाएगा, मुझे बहुत दुख हुआ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए कहा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है। बंकर तथा मैलेट शब्द जो आपका दोस्तों पोलो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये पोलो से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों। कहां पर है, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ये कहां पर है, पेरिस फ्रांस में है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं 93 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। 5 सितंबर 2005 को यह पारित किया गया था। 5 सितंबर 2005 को यह पारित किया गया था। यह लागू कब किया गया था दोस्तों, 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। पहले दोस्तों ये आपका नरेगा था और इसको मनरेगा में बदल दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कहा जा रहा है, रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है दोस्तों। तो कुल 3 बार जो है रेड क्रॉस को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा गलत हो जाएगा, 17, 63 और 44। तो यहाँ पर दोस्तों 1972 आपका गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 में दिया गया दोस्तों कि पास हुए छात्रों में अजय जो है शीर्ष से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल हुए। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में दोस्तों 55 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 55 छात्र हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 में ABC एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा किया और मजदूरी के रूप में 26 रुपया प्राप्त किए हैं। तो सी की मजदूरी कितना है ये पता करना है दोस्तों। तो सी की मजदूरी इसमें दोस्तों 600 रुपया हो जाएगा। सी की मजदूरी कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर समीकरण दिया गया और इसका मान पूछा जा रहा है। तो इसका मान आपका 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 में देखिए दोस्तों दिया गया है, राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दोस्तों दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितने दूर तथा किस दिशा में दोस्तों चला है। तो 130 मीटर दूर चला है दोस्तों दक्षिण पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 130 मीटर चला है दक्षिण पूर्व की दिशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर श्रृंखला का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न दिया गया दोस्तों, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करके 500 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितना है दोस्तों, ज्ञात करना है। पहिए का त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों 14 मीटर। कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका एडुटोरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बुक का ये वॉल्यूम 2 का दोस्तों प्रैक्टिस सेट 6 था। वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 6 यहाँ पर आपका खत्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि इसका वॉल्यूम 1 भी कंप्लीट करवा दिया गया है, पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। तो इसका प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, आप लोग जाकर विजिट कीजिए, वहां पर आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा एक बार। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।